चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करें हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मेरा पहला टॉपिक है बच्चों डिग्रीज का। फर्स्ट डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं बच्चों परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। ये कहता है आप प्राइस में जितना मर्जी चेंज करो, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी एट ऑल। इसका एग्जांपल है लाइफ सेविंग ड्रग्स। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए मान लो प्राइस P1 है, P2 है, P3 है, क्वांटिटी मेरी बच्चों सेम है Q1, तो मेरी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। अगर आपसे इसकी शेप पूछी जाए एग्जाम में तो आप बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डन है। चलिए, एक होता है इलास्टिसिटी लेस देन वन, इसको बोलते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। ये कह रहा है प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होगा, पक्का होगा, मगर कम होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन, लेट्स से प्राइस बढ़ा 20% और क्वांटिटी कितनी गिरी 8%। देखो लॉजिकली प्राइस 20 बढ़ा है तो क्वांटिटी 20 होनी चाहिए थी, बट कितनी हुई है वो 8, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है, कम। क्या है? इसका एग्जांपल है सोल्ट, नेसेसिटी एटसेट्रा। इसकी शेप अगर आपसे पूछी जाए, इट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउन। क्लियर है बात? देन कम इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। चेंज इन क्वांटिटी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन प्राइस। मान लीजिए प्राइस बढ़ा 20% तो क्वांटिटी भी कितनी कम होगी, 20%। इसका एग्जांपल है नॉर्मल गुड्स। कौन से गुड्स? इसकी शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, ग्रेटर देन वन, रिलेटिव इलास्टिक, मोर इलास्टिक। इसमें क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो प्राइस के चेंज से ज्यादा होगा। लेट्स से प्राइस बढ़ा 20% तो क्वांटिटी कम होगी 20 से ज्यादा, दैट कैन बी 22, 25 एटसेट्रा। और इसका एग्जांपल है लग्जरी गुड्स। कौन से गुड्स? लग्जरी गुड्स। और इसकी शेप क्या होगी, स्लोपिंग बट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, राइट। अच्छा, अपना एक बात ध्यान रखना, लेस देन 1 की भी स्लोपिंग डाउनवर्ड थी, ग्रेटर देन 1 की भी स्लोपिंग डाउनवर्ड, बट ग्रेटर देन 1 वाली हाईली फ्लैटर होगी। तो हाइयर द इलास्टिसिटी, हाइयर द फ्लैटरनेस। क्लियर है बात? अगर कर्व को देख के आपसे पूछा जाए तो जो कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। देन कम लास्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। ये कहता है प्राइस हल्का सा भी कम किया या प्राइस हल्का सा भी ज्यादा किया, जो चेंज होगा वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब जिसको आप कैलकुलेट भी, इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। ऐसा जनरली परफेक्ट कंपटीशन में होता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम परफेक्ट कंपटीशन को भी इमेजिनरी बोलते हैं। इसकी शेप बनती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीनिंग याद रखें, शेप याद रखें और डिग्री याद रखें, और कुछ याद नहीं करना। देखिए सारा इकट्ठा बता रखा है आपको एक ही जगह पे टेबल में। ये था प्राइस इलास्टिसिटी। सेकंड है इनकम। इनकम इलास्टिसिटी कहती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन इनकम। इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। आपको याद हो जब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, इनकम का नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर में अलग अलग रिलेशन निकालते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव, इंफीरियर में क्या होती है, इसकी भी बच्चों 5 डिग्री है बट अलग है हल्की सी। पहले तो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है मोर इलास्टिक, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर देन चेंज इन इनकम। एग्जांपल लग्जरी गुड्स। कौन से? इक्वल टू मतलब यूनिट इलास्टिक, इक्वल होगा नॉर्मल गुड्स। अब देखिए लेस देन 1 नहीं है, इट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। क्वांटिटी में चेंज इनकम से कम होगा, ये आता है नेसेसिटी में। किसमें आता है? एक आता है इक्वल टू 0, प्योर इक्वल, परफेक्ट इनइलास्टिक, यानी कि कोई चेंज नहीं है, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। एंड एक होता है लेस देन 0, इसको बोलते हैं नेगेटिव। उल्टा चेंज होगा। देखो डिमांड में जब आपने प्राइस से रिलेट किया था नेगेटिव नहीं था,
इनकम से नेगेटिव हो गया। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। इसका एग्जांपल इंफीरियर गुड्स। तो आप याद रखिएगा मीनिंग, डिग्री और एग्जांपल। मीनिंग, डिग्री और थर्ड क्या होती है बच्चे? क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस प्रोडक्ट्स की, रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, लाइक सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, समझिएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉजिटिव। चाय कॉफी, अब एक बात समझना, जो जितना स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, जो जितना वीक सब्स्टिट्यूट होगा इलास्टिसिटी उतनी, और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा? इनफाइनाइट। और ये इमेजिनरी है, दुनिया में कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है क्या? नो। आप चाय की जगह कॉफी पीते हो बट एग्जैक्टली उतनी यूटिलिटी देगी आपको? नहीं देगी। तो इट्स इमेजिनरी। क्या ये? और यही कॉम्प्लीमेंट्री में बात करूं तो नेगेटिव होता है। और मान लो अनरिलेटेड है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी प्रैक्टिकली होगी या तो सब्स्टिट्यूट में या कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव आएगा, अनरिलेटेड में तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। तुमने प्राइस पढ़ा, इनकम पढ़ा और क्रॉस पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चे क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट। कौन से टॉपिक में हमने कवर किया था इसको? सप्लाई के साथ किया था आई थिंक, राइट? चलिए एक बार देखते हैं। एक मिनट रुकिए, निकाल रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कब हुआ है? चलिए तब तक एक बार देखिए बच्चे, मैं नोट्स निकाल रहा हूं तब तक। पता नहीं कहां है। चलिए कोई नहीं, अब निकालते हैं हम पहले। कुछ डिमांड के डिस्टिंक्शन देख लेते हैं पहले, एडवर्टीजमेंट को लास्ट में कवर करते हैं, ठीक है बच्चे? डिमांड के डिस्टिंक्शन है, दो तीन तरह के गुड्स के हिसाब से डिमांड होती है। पहली है प्रोड्यूसर गुड्स, और पता होना चाहिए आपको कौन कौन से हैं। प्रोड्यूसर गुड्स बच्चे कौन से होते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लाइक मशीनरी, प्लांट। कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। कौन करता है? जैसे हमने एसी का एग्जांपल लिया है हमेशा, एसी अगर ऑफिस में लगा है तो वो कंज्यूमर गुड्स है या प्रोड्यूसर? एसी अगर फैक्ट्री में ऑफिस में लगा है तो कौन सा है वो? और घर पे लगा है तो? ऐसे होते हैं ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जिनको एक से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है,
नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल टाइम यूज किए जाते हैं। ड्यूरेबल आपके एसी, रेफ्रिजरेटर और आपके नॉन ड्यूरेबल ब्रेड वगैरह। इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। जैसे मशीन ड्यूरेबल है बट ये प्रोड्यूसर है, बाइक कंज्यूमर है बट ड्यूरेबल है। ऐसे अगर मैं बात करूं नॉन ड्यूरेबल में, रॉ मटेरियल एक बार यूज होगा, ये प्रोड्यूसर है मगर नॉन ड्यूरेबल है। और आपके घर पे मिल्क या ब्रेड, वो भी नॉन ड्यूरेबल बट वो कौन सा है? कंज्यूमर। तो ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल भी बच्चे आगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में बांटे जा सकते हैं। एक होती है इंडस्ट्री डिमांड, एक होती है इंडस्ट्री डिमांड होती है पूरी इंडस्ट्री की, फर्म डिमांड होती है आपकी कंपनी की। जैसे मैंने कहा मान लो एक शूज की डिमांड है, लेट्स से बाटा, तो बाटा की इंडस्ट्री की डिमांड नहीं होगी, फर्म की होगी। मगर मैं जब बोलूंगा पूरे इंडिया में कितने शूज की डिमांड है, वो कौन सी होगी? इंडस्ट्री की। डिराइव्ड एंड ऑटोनोमस याद कीजिए, ऑटोनोमस डायरेक्ट जो होती है आप शॉपिंग करने के, डिराइव्ड जो किसी और की वजह से होती है। जैसे हमने मनी के चैप्टर में आपको बताया था, मनी भी एक डिराइव डिमांड है। आपको कुछ और चाहिए, इसके लिए मनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल इंस्टीट्यूट की ना बुक में क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, वो डिराइव्ड है। आपकी इच्छा मकान की है, मकान बनाने के लिए आप डिमांड करो सीमेंट की और ब्रिक्स की, तो उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड डिमांड। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन डिमांड जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, यानी पेट्रोल, रॉ मटेरियल, छोटे टाइम के लिए। लॉन्ग रन मशीनरी वगैरह की जो होती है। अच्छा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन ना कहीं पर डिफाइन नहीं होता, शॉर्ट रन लॉन्ग रन आपके बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा, राइट। चलिए, ये कुछ टाइप्स हैं। अब ना मेरे पास रहता है एडवर्टीजमेंट का, और ये कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं जो मैं फॉर्मूले, देखिए आपके ने एक बार मैं फॉर्मूले सारे बता देता हूं, फिर मैं मेथड्स पे जाऊंगा। अभी तक ना आपने परसेंटेज वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? प्राइस का फॉर्मूला सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। वो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय विद माइनस साइन। यहां पर P का मतलब क्या है? ओरिजिनल प्राइस। Q का मतलब ओरिजिनल, डेल्टा P का मतलब चेंज कैसे निकलेगा? न्यू माइनस, और क्वांटिटी भी कैसे निकलेगी? न्यू माइनस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बट कई बार ना क्वेश्चन निकलता है आर्क इलास्टिसिटी से। किससे? आर्क में फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? आर्क का फॉर्मूला कौन बताएगा? क्वेश्चन कैसे करोगे अगर याद नहीं है तो? बोलना चाह रहे हो क्या आप? बोलिए प्लीज बोलिए। 3 बार कोशिश की बच्ची ने, बताओ। देखिए Q1 मतलब ओल्ड, Q2 मतलब न्यू, डिवाइड बाय प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 विद माइनस साइन। वो तो आएगा, माइनस का साइन इसलिए आता है क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी का क्या है। तो आप ना क्वेश्चन किससे भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे इंस्टीट्यूट के पेपर में ज्यादातर आर्क से सोल्व होते हैं क्वेश्चन, जो मैच होता है हमारा आंसर। तो आप जनरली क्या करेंगे? सिंपल लगाएंगे, Q1 मतलब ओल्ड क्वांटिटी, Q2 मतलब न्यू क्वांटिटी, P1 माइनस ओल्ड, P2 माइनस न्यू। आप उल्टा भी कर सकते हो कि बच्चे कहते हैं P1 को न्यू, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि माइनस हो ही रहे। आप एक देखो, अगर P1 न्यू मानोगे तो Q1 भी न्यू मानना, और P2 ओल्ड मानोगे तो Q2 भी सेम रखना, आंसर आपका निकल कर आएगा। आपको एग्जाम में प्राइस दिया होगा, क्वांटिटी दी होगी, और नया प्राइस और नई क्वांटिटी दी होगी, आपको आंसर निकालना। मान लो आंसर है 1.8, या तो ऑप्शन में 1.8 होगा, आंसर आ गया, या उसको नॉर्मली पूछा है तो 1.8 क्या होता है? ग्रेटर देन 1 उसको क्या बोलते हैं? मोर इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, वो देखना पड़ेगा। आंसर 0 आ गया तो परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट नॉट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखना है। ज्यादातर क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी पे आएंगे, बट इनकम और क्रॉस पे आ सकता है। इनकम का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला है, प्राइस की जगह क्या आ जाएगा? इनकम। देखिए सामने, देखिए फॉर्मूला, डेल्टा Q बाय डेल्टा वाई इंटू वाई बाय डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम, Q का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, Y का मतलब ओरिजिनल इनकम। इसमें माइनस का साइन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है इनकम का और डिमांड का। ये देखिए क्वेश्चन, आप इसके एग्जांपल देखेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे आपको देखिए Y गिवन है, Q गिवन है, Y1 गिवन है, Q1 है,
डिफरेंस से डेल्टा बाई डेल्टा क्यू आ जाएगा बच्चे, और आप इसको पुट कर देंगे। यस, ऐसे क्रॉस में पी की जगह आ जाएगा पी ऑफ आर। पी ऑफ फॉर्मूला सेम है, बस एक चीज ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट में प्लस का साइन लगा देना, कॉम्प्लीमेंट्री में माइनस का साइन लगा देना। ये जो एग्जांपल आपको लिखवा रखे अब इनको सोल्व करके देखेंगे, नहीं निकलेंगे दोबारा पूछेंगे, ठीक है। चले जाना बच्चे, अपने इसमें एक टॉपिक आता है मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा मेथड पे क्वेश्चन दिखे हैं बच्चों आपको? एक दो क्वेश्चन दिख जाते हैं। हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी के कितने मेथड हैं? पहला है परसेंटेज, ये वही है जो ओरिजिनली आपने पढ़ा। क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय, बोलेंगे सारे बच्चे, या ये अभी बताया था, पढ़ना क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू विद ए माइनस। The minus sign denotes the inverse relation between price and quantity demanded. Done है? Then come total outlay method. इस पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, इंपॉर्टेंट है ये। टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले। बच्चों एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहले शुरू करने से पहले एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या होता है? आपने 10 रुपए की 5 क्वांटिटी दी तो कितना खर्चा है? 50 रुपए। तो मेरे को ना इसमें इलास्टिसिटी निकालनी होती है, कंपेयर करना है प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर को, मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क आ रहा है। इस एग्जांपल को देखेंगे बड़े अच्छे समझ आएगा। बच्चों मान लो प्राइस था 10 रुपए, कितना था? क्वांटिटी 8 रुपए, तो आपका खर्चा कितना हो रहा था? 80 रुपए। आपका प्राइस हो गया 8 रुपए, क्वांटिटी बढ़ गई 10 रुपए, 10 क्वांटिटी, खर्चा कितना हुआ? पहले कितना था, अब कितना है? क्या एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आया? तो मेरी इलास्टिसिटी आएगी 1। क्या आएगी? इस मेथड को शुरू करने से पहले इसकी खासियत बताता हूं। इसमें आंसर या तो 1 आएगा, या ग्रेटर देन 1 आएगा, या लेस देन 1 आएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, मतलब 1.1.2 0 पॉइंट कुछ नहीं आएगा, और 0 और इंफिनिटी तो कभी आएगा ही नहीं। अगला एग्जांपल देखो, 10 पे 8 था, 10 पे कितना था? खर्चा कितना हुआ? मान लो प्राइस हो गया कम, और ये कितना हो गया? 11, खर्चा कितना हो गया? 88। या मान लो ये हो गया 11 और खर्चा हो गया, क्वांटिटी होगी 7, खर्चा कितना हो गया? अब ध्यान से देखना, पहले केस में आपका प्राइस कम हुआ है, 8 रुपए हुआ है, और खर्चा क्या हुआ है? बढ़ गया। दूसरे केस में प्राइस कम हुआ है मगर प्राइस बढ़ा है, खर्चा क्या हुआ है? डायरेक्शन देखो, पहले केस और दूसरे केस को समझे। पहले केस में क्या हुआ? प्राइस को मैंने 2 रुपए कम किया, खर्चा मेरा 8 रुपए बढ़ गया। दूसरे केस में मैंने प्राइस बढ़ाया, मेरा खर्चा 3 रुपए। क्या प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं? तो जहां अपोजिट में जाएंगे इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। और तीसरा सेम, प्राइस हो गया 8 रुपए कम, खर्चा हो गया 72 रुपए कम, प्राइस बढ़ गया 11 रुपए, खर्चा बढ़ गया 88 रुपए, सेम डायरेक्शन होगी, तो ये क्या हो गया? लेस देन 1। निष्कर्ष क्या है? अगर टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी क्या आएगी? 1। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो ग्रेटर देन 1, सेम में हुआ तो लेस देन। सेम का मतलब मैंने लिखवा रखा है, देखो अपोजिट का मतलब क्या है? प्राइस बढ़ गया, खर्चा कम हो गया, प्राइस कम हो गया, खर्चा बढ़ गया, ग्रेटर देन 1। सेम का मतलब क्या? प्राइस बढ़ा, खर्चा बढ़ा, प्राइस कम हुआ, खर्चा कम हुआ, ये क्या होगा? लेस देन 1। ठीक है, तो 3 ही आंसर निकलेंगे, 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। एक तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, इसको ज्योमेट्रिक, ज्योग्राफिकल, स्ट्रेट लाइन, डिमांड कर्व मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें ना हमने ट्रायंगल बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, और उसके अलग अलग पॉइंट पे हम, जैसे देखिए ए पर, बी पर, सी पर मैं इलास्टिसिटी निकालूंगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय, न्यूमरेटर में आएगा लोअर, डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे आप देखिए ए पे, देखिए ए पे क्या आएगा? AC डिवाइड बाय AB, यही आएगा। देख पा रहे हो, ए के नीचे क्या? AC, ए के ऊपर क्या है? AB। तो क्या AC और AB बराबर दिख रहे हैं आपको? तो आंसर क्या आएगा? 1। समझ पा रहे हैं? C पे देखिए, C के नीचे क्या है? 0, ऊपर क्या है? BC, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। B पे क्या है? ऊपर क्या? B पे क्या है? नीचे BC, ऊपर क्या है? तो आंसर क्या आएगा? बच्चे पेपर में क्या गलती करते हैं? न्यूमरेटर में ऊपर का हिस्सा, उल्टा है यहां पर,
न्यूमरेटर में आएगा लोअर सेगमेंट और डिनोमिनेटर में आएगा ऐसे। ई पे चेक करो नीचे क्या है, EC डिवाइड बाय बी। क्या EC बी से बड़ा है? यस, तो ग्रेटर देन 1। और यहां क्या आएगा, CD डिवाइड बाय BD, ये क्या आ जाएगा, लेस देन। मैंने सारे सोल्व करके दिखा रखे हैं देखो, और आपको बता भी रखा है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी 1, अपर पे क्या होगी, लोअर पे क्या होगी, मिड और लोअर के बीच में क्या होगी, लेस देन 1, मिड और अपर के बीच में क्या होगी। आप इसको किसी भी बेस में किसी भी फॉर्म में याद कीजिए, आपका याद हो जाएगा। क्लियर है बात? तो 5 डिग्री निकल गई बच्चों। अब बच्चा आर्क, आर्क ऑलरेडी आपको बता दिया क्या था, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय विद माइनस, डन है। चलिए, परसेंटेज आर्क सारे मेथड हो गए। डिमांड में अब एक ही चीज रह गई है, वो है थ्योरी, अदर थ्योरी जिसे मैं बोलता हूं। इंपॉर्टेंट है बट लास्ट में कराई जाती है, देखिएगा 5 मिनट का टॉपिक रह गया है। कुछ डिमांड है छोटी मोटी, फिर मैं लास्ट में एक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी बताकर डिमांड को समाप्त करूंगा। एक है कंपोजिट डिमांड, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूज हैं उसको कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप घर में दूध लेकर आए, उससे दूध पीने के काम भी करोगे, चाय भी बनाओगे, दही भी बनाओगे। अब अलग अलग कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, उसकी डिमांड इकट्ठी है। मुझे क्या पता मैं 2 कप चाय पीऊंगा या 4 कप पीऊंगा, मुझे क्या पता कितना दूध दही में कंज्यूम होगा, कितना ड्रिंकिंग में होगा। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट। व्हेन ए प्रोडक्ट हैज मल्टीपल यूजेस, इट्स डिमांड इज नोन एज कंपोजिट। एक होती है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव होती है सब्स्टिट्यूट वाली। कौन से वाली? पेप्सी, कोक, स्लाइस, माजा। एक होती है जॉइंट, कौन सी? जॉइंट होती है कॉम्प्लीमेंट्री वाली, राइट। गाड़ी ली पेट्रोल वाली, तो गाड़ी की वजह से किसकी डिमांड आ गई? खाली पेट्रोल आपके काम का था, पेट्रोल की डिमांड क्यों आई? तो टाइड होगी, ये क्या होगी? टाइड। एंड देन डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट का मतलब जो इंडिपेंडेंट, जिसका कोई लेना ना, मुझे पेन चाहिए और कोल्ड ड्रिंक चाहिए, दोनों में लेना देना है कोई। मुझे काम करना था, मैंने पेन ले लिया, गर्मी लग रही थी कुछ पीना था, कोल्ड ड्रिंक ले ली। इसको ऑटोनोमस भी बोल सकते हैं ना। ये कौन सी डिमांड है? ऑटोनोमस। कौन सी है? चलिए, अब 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इनडायरेक्टली। पहला डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, लग्जरी गुड्स में आता है। कह रहा है पीपल बाय थिंग्स बिकॉज अदर पीपल आर बाइंग, आर एबल टू बाय दोस थिंग्स। आप है राम, आपका दोस्त है श्याम, श्याम ने आईफोन लिया, वो कैपेबल है, आप शायद कैपेबल नहीं थे, फिर भी उसको देख के आपने ले लिया, शौक शौक में दिखाने के लिए कि वो ले रहा है तो मैं भी। जैसे पड़ोसी पड़ोसी को देख के लेता है, दोस्त दोस्त को देख के लेता है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? जेम्स ड्यूसनबरी ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स ड्यूसनबरी। एक होता है बैंड वैगन। बैंड वैगन क्या होता है? कि सब लोग कंज्यूम करें इसलिए मैं भी कंज्यूम कर रहा हूं। चाहे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसको हाईलाइट करना, इवन नॉट रिक्वायर्ड। पीपल बाय समथिंग टू बी फैशनेबल, सोशल लाइफ के लिए, सोशल सर्कस में, सोशल सर्कल के लिए। आजकल सब ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने भी कर दी। मुझे नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होता है ना। सब कहते हैं भाई मैं भी कर रहा हूं, तू भी कर, बड़े लोग सारे करते हैं, है ना। अमीर लोग क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, हमने क्लब की मेंबरशिप ले ली ना, हम कभी क्लब गए ना हमने उसका यूज किया। दैट इज बैंड वैगन। देख देख कर करें, हमें उसकी जरूरत, हमें उसकी जरूरत, इवन आपका बिलीफ भी नहीं है उसके बारे में ना, आप उसके बारे में सोचते हो, आपको पता ही नहीं है, बट किसी और ने आपको कहा कि सब लेते हैं तो आपने भी ले लिया। देन स्नोब इफेक्ट। देखिए स्नोब इफेक्ट भी वही, देखो सारे ना काफी मिलते जुलते हैं। स्नोब मतलब बाकी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि क्या है कि ना दुनिया को दिखाना है। ये उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। बाकी यूज कर रहे हैं तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, जो नहीं कर रहे वो करूंगा। जैसे लग्जरी गाड़ियां सब यूज करते हैं, नहीं मैं करूंगा। डायमंड डालते हैं सब, नो मैं करूंगा। लोग नॉर्मल फोन लेते हैं, मैं आईफोन ले लूंगा। लोग नॉर्मल पेंटिंग लेते हैं, मैं एंटीक यूनिक प्रोडक्ट ले लूंगा। स्नोब इफेक्ट मतलब प्योर प्रेस्टिजियस गुड्स जो दुनिया के पास नहीं है बट आपके पास है, और इसकी डिमांड यूजुअली कम रहती है क्योंकि बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इसको यूज। बट इसने कहानी है, पूछो क्या? अगर लग्जरी गाड़ी नॉर्मल प्राइस पे आ गई और सारा मोहल्ला ले ले, फिर मैं नहीं लूंगा, ये मेरे लिए अलग तो है ही नहीं। अगर सब लोग इसको यूज करेंगे ना तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? खत्म। फिर तो नॉर्मल गुड्स हो गए ना,
नॉर्मल में और लग्जरी में फर्क ही क्या है? लग्जरी में यही तो फर्क है कि वो आपको दुनिया से अलग करता है, राइट? देन कम्स, ये देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक पार्टी में मिसिस एक्स और मिसिस वाई मिली। मिसिस एक्स ने बढ़िया सी महंगी ड्रेस लेनी है और लेकर आई। मिसिस वाई भी एक एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर आई। अब दोनों की सेम ड्रेस निकल आई, तो वो क्या कहेगी? अब तो मैं इससे महंगे वाली लूंगी, अब तो मैं इससे, क्योंकि तो सबके पास आ गई है। समझ रहे हो? ये आपको दुनिया से अलग दिखाता है बिकॉज ये महंगा होता है। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ अदर, क्योंकि बाकी कंज्यूम करें इसलिए मैं इसको कंज्यूम नहीं करूंगा। एंड लास्ट वेबलन। वेबलन होता है कि कुछ ना अमीर अमीर लोगों की एक खासियत होती है कि उनको हाई प्राइस गुड्स चाहिए। उनको आप सस्ता दोगे ना, अच्छा उनको यहां पे मैं नहीं कि पड़ोसी ने लिया, आप दुकान पे गए, दुकान देने का भैया ये 10 वाला है 50 वाला, आपको 50 वाला दे, इससे महंगा दे दे। तो कई लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि महंगा लेने से ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? कई लोगों को लगता है सस्ता माल मतलब घटिया माल, ऐसा जरूरी नहीं है। उनको यह भी नहीं है कि दूसरा कंज्यूम कर रहा है। स्नोब इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं पढ़ा मैं यहाँ पे वेबलन ने कहा रिच पीपल गेट सेटिस्फेक्शन ओनली व्हेन दे बाय हाई प्राइस गुड्स। आप दुकान पे जाओगे 100 रुपए, इससे महंगा 200 रुपए, इससे महंगा 400 रुपए, 500 रुपए, आपको इससे महंगा नहीं होगा कि नहीं, आपको कहीं और चलते हैं। आपको चाहिए जो सबसे महंगा हो, उसे बोलते हैं वेबलन। क्या बोलते हैं? और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड के क्या है? एक्सेप्शन। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? एक लास्ट पॉइंट है मेरा। आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी। तो रैशनली बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड रीजन क्या है? पहला, प्राइस इफेक्ट। ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है? जैसे ही सामान सस्ता होगा मैं ज्यादा लूंगा, कम होगा तो मैं ज्यादा लूंगा, ज्यादा होगा तो मैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक, यहां पे एक नया फॉर्मूला आपको मैं आज दे रहा हूं। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है जैसे ही मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा मैं दूसरे पे शिफ्ट कर जाऊंगा, यही होता है। चाय महंगी होगी आप कहां शिफ्ट करोगे? कॉफी पे। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, कंज्यूमर शिफ्ट टू दैट गुड। और इसमें दो चीजें लगती हैं, एक तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग भी थोड़ी सी लगती है, टेस्ट बदलना पड़ेगा आपको। एक होता है इनकम इफेक्ट। इनकम का मतलब इनकम नहीं है, रियल इनकम है। क्या है? रियल इनकम मैंने बताई थी, मैक्रो में भी बताई थी। क्या होती है रियल इनकम? गुड्स की फॉर्म में, क्वांटिटी की फॉर्म में। आपकी जेब में 100 रुपए है, एक सामान 10 रुपए का, कितने मिलेंगे आपको? 10। 10 के 10 मिलेंगे। वो 20 का हो गया, आप कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 5। आपकी इनकम तो 100 रुपए ही है, बट आपकी रियल इनकम कितनी होगी? 10 से 5। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। कौन सी पावर? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल देखिए, आपकी इनकम 1 लाख रुपया और आप 500 यूनिट लेते हो, इनकम होगी 1.5 लाख, आप कितनी लोगे? ये तो नॉर्मल बात होगी। अगर इनकम होगी 80,000, अब आप कितनी लोगे? तो इसमें आप देखिए ना, इनकम भी काम कर रही है, रियल इनकम भी काम कर रही है, सब्स्टिट्यूट भी काम कर रहा है, एक पूरा प्राइस इफेक्ट काम कर रहा है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट प्लस इनकम। आधे बच्चे नींद में जा चुके हैं, क्यों? पर अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। बच्चे, जब प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ने का एक और रीजन है। प्राइस कम होता है तो डिमांड इस वजह से भी बढ़ती है कि नया कस्टमर आ जाता है, नया कस्टमर आ जाता है। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर। ओल्ड कस्टमर डिमांड बढ़ा देंगे प्लस नया कस्टमर डिमांड क्रिएट कर देगा। डिफरेंट यूजेस। अगर एक प्रोडक्ट के ज्यादा यूजेस हैं तो उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी? ज्यादा। एंड लास्ट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की यूटिलिटी बढ़ा। देखो आपने ना अभी यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ा था, हमें चाहिए एमयूएक्स पीएक्स के इक्वल। एमयूएक्स पीएक्स के, तो जैसे ही मेरा प्राइस कम हो जाता है तो मेरा सरप्लस बढ़ जाता है ना, तो मैं नीचे तक जा सकता हूं इक्विलिब्रियम तक, तो मैं ज्यादा डिमांड क्रिएट कर देता हूं। समझ रहे हो? कंज्यूमर हमेशा अपनी यूटिलिटी को नीचे लेकर जाना चाहता है। कहां तक? प्राइस तक। वो सीई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जाना चाहता है। एमयू इज गोइंग डाउन, कंज्यूमर वांट्स टू प्राइस टू बी गो डाउन। यूटिलिटी कम होगी तो कंज्यूमर कहेगा सस्ता करो। क्या करो इसको? बिकॉज कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स कि उसकी एमयू प्राइस के इक्वल हो। एमयू प्राइस के, ये बात कहां पे पढ़ी थी हमने? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, बच्चों अगर प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक, और अवेलेबल नहीं है तो
कंज्यूमर बजट में छोटा सा हिस्सा है तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक। आपके घर पे ना न्यूज़पेपर आता था 1 रुपए का, आई वो 5 का था, छोड़ दिया आपने, छोटा हिस्सा है, बट बड़ा हिस्सा होगा तो वो क्या होगा, इलास्टिक। नेचर ऑफ कमोडिटी, लग्जरी क्या होते हैं, मोर इलास्टिक, नेसेसिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ यूज, सिंगल यूज वाला क्या होता है, कुछ और तो करोगे नहीं उसका। मल्टीपल यूज वाला क्या होता है, टाइम पीरियड। शॉर्ट रन में हर एक चीज क्या होती है, लॉन्ग रन में क्या होती है, कंज्यूमर की हैबिट्स, जिस चीज की आप हैबिचुअल हो वो क्या होगी, ऊपर बताया था लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन में, आपको लिकर की, सिगरेट की, बर्गर की, कोल्ड ड्रिंक की आता है तो वो इनइलास्टिक होगा। टाइट डिमांड भी क्या होगी, प्राइस रेंज। देखिए हमारे यहाँ ना 3 तरह के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं मिडिल वाले, एक वेरी लो, एक वेरी हाई। आप ध्यान से देखेंगे मिडिल वाला ही इलास्टिक है, बाकी सारे क्या हैं, क्योंकि या तो वो वेबलन है या वो इंफीरियर है, या वो वेबलन है, वो वेबलन वाले के पास पैसा ही पैसा, उसको फर्क नहीं पड़ता। इंफीरियर वाले को लेना ही सस्ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता महंगा होने से या कम होने से, क्योंकि वो गिफन की कैटेगरी में भी जा सकता है। जैसे गिफन में बताया था ब्रेड है, ब्रेड से सस्ता तो कुछ था ही नहीं, भूखे तो रहोगे नहीं आप, तो यू विल कंज्यूम दैट। चलिए एक मैं लास्ट पॉइंट बताता हूं एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट का फॉर्मूला बता देता हूं पहले आपको, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एडवर्टीजमेंट इंटू एडवर्टीजमेंट का खर्चा डिवाइड बाय क्यू। इसकी कितनी डिग्री होती है, 4, 0, 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 का, 0 का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज। 1 का मतलब जितना एक्सपेंडिचर में चेंज उतना, लेस देन, ग्रेटर देन का मतलब क्वांटिटी में ऐड से ज्यादा का चेंज, लेस देन में कम चेंज। बट ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी नेगेटिव। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज एडवर्टीजमेंट कम फायदा देगी, ज्यादा देगी या जीरो नहीं देगी। जीरो भी पॉजिटिव होता है ना, ये लेस देन 1। एडवर्टीजमेंट से नुकसान नहीं होगा, या तो फायदा होगा या नहीं होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, राइट। तो दिस इज योर डिमांड का चैप्टर, जो कि यहां पर होता है समाप्त। किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो इसको करते हैं समाप्त। जय श्री राम, जय माता।